ठीक है, 14 मार्क्स के जो बड़े बड़े अभी सवाल रिसेंट एग्जाम में आ रहे हैं, इनको कर लेंगे तो हो सकता है इनमें से कोई सवाल रिपीट होके आ जाए तो आपका मजा ही आ जाएगा। ठीक है, सवाल अगर देखो तो बहुत ही आसान है, सवाल में कुछ बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है, और देख लेते हैं। कह रहा है एक प्रोडक्ट बनाए, इसमें मटेरियल कितने रुपए का लगता है? 20 रुपए का लगता है मटेरियल। 15 रुपए की लगती कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में बाकी वेरिएबल कॉस्ट आती हैं मटेरियल को छोड़ के, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जन कॉस्ट। यानी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी 35 रुपए की, और डीलर का मार्जिन भी वेरिएबल कॉस्ट में ही आता है, क्योंकि डीलर का मार्जिन प्राइस अगर चेंज करोगे तो मार्जिन भी उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो डीलर मार्जिन भी जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट का ही टेक्निकली हिस्सा बनता है। ठीक है, यानी हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, इन सबको सम कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए आ जाएगी? 40 रुपए आ गई। और सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितने रुपए हो जाएगा? 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपए हो जाएगा अपना। फिर नीचे बताया गया है कि हमारी फिक्स कॉस्ट बेटा 8 लाख रुपए की है, कैपेसिटी हम 60% यूटिलाइज कर रहे हैं, और अभी हम 1.5 लाख बेच पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि फुल कैपेसिटी में हम कितना बेच पाएंगे? 2.5 लाख। इससे ये समझ में आया कि हम 1 लाख यूनिट और बना के बेच सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है कि भैया मार्केट में चल रहा है कंपटीशन तगड़ा, और इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए थोड़े से क्या करने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा इफर्ट करने पड़ेंगे, और आपसे सजेशन मांगी जा रही है। दो रास्ते हैं, ठीक है, सेल बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो मैं सेलिंग प्राइस को 4% से कम कर दूं, ठीक है, या फिर डीलर का मार्जिन बढ़ा दे 20% से। तो जो भी 5 रुपए है, इसमें अगर 20% जोड़ देंगे तो कितने रुपए हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर मुझे प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल ऑफ प्रॉफिट क्या करना हो? मेंटेन करना हो, तो दोनों में से कौन सा सजेशन हम ऑप्ट करें, आपको बताना है। ठीक है, दोनों में से कौन सा सजेशन हम ऑप्ट करें बताना है। अब प्रेजेंट प्रॉफिट हमें मेंटेन करना है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या करना पड़ेगा हमें? प्रेजेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना मांगता है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लिया। तुम भी बनाना चाहो तो बना लो, साथ ही साथ काम भी खत्म हो जाएगा और सवाल भी लग जाएगा। तो ये हम लगाने जा रहे हैं कब का सवाल बेटा? जून 2000। तो देखो ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा केस 1 है, ये मेरा केस बी है। अब इन्होंने रोमन में 1 2 लिखा, तो तुम भी रोमन में 1 2 लिख लेना। ठीक है, इधर देखो बेटा, सेलिंग प्राइस तो अभी 20 रुपए है। अब पहले ऑप्शन नहीं, 50 रुपए है, 20 रुपए मैंने गलती से लिख दिया, इट्स माई मिस्टेक। अब अगर यहाँ 4% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 रुपए। यहाँ तो ऐसा कोई कमी की बात नहीं कर रहा है, वापस 50 माइनस डायरेक्ट मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट और डीलर। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल अभी 20 रुपए का लग रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट 15 रुपए की लग रही है, और इसमें किसी तरीके का कोई चेंज भी नहीं करने की बात कर रहा कभी भी। लगाने के बाद देखना तुम्हें लगेगा सवाल 7 नंबर का है, लेकिन जब तक नहीं लगाया रहता आदमी तब तक कठिन लगता है ये सब। डीलर मार्जिन अभी देखें तो 5 रुपए का है, इसमें डीलर मार्जिन कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें डीलर मार्जिन कितना हो जाएगा? 6 रुपए। ब्रैकेट में लिख लेना 5 + 20%। 5 प्लस कितना हो जाएगा? 20%। डीलर मार्जिन हो जाएगा अपना 5 + 20%। अब
अब इसमें एक अल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता था, इंस्टीट्यूट ने दो दो सोल्यूशन दिए हैं, लेकिन हम आपको एक करा रहे हैं जो बेस्ट है। दोनों इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, दोनों में से जो भी किया होगा वो सही होगा। तो हम आपको जबरदस्ती कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं, सिर्फ एक करा रहे हैं जिसकी आवश्यकता है आपको। माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। 10 800, 10 8 9 ये आ रहा है। अच्छा, 10 रुपए, 8 रुपए और 9 रुपए आ रहा है। तो एक तो ये वर्किंग नोट बना लिया, सवाल लगाने में इसकी हेल्प पड़ेगी। एक वर्किंग नोट और निकाल लिया, प्रेजेंट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। तो प्रेजेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसे ही निकालते तो आप भाई। तो ये चीज क्या हो गई, हमारा कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को बता रहा है, और ये चीज अपन की टोटल फिक्स कॉस्ट को बता रही। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन को बता रहा है, ये क्या बता रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट को बता रहा है। कितना आ रहा है बेटा प्रेजेंट प्रॉफिट? 4 लाख। अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों ही केस में आप प्रॉफिट क्या रखना चाह रहे हो, प्रॉफिट मेंटेन रखना चाह रहे हो। तो इसका मतलब प्रॉफिट पे तो आप तुलना करके आंसर नहीं दे पाओगे, क्यों, प्रॉफिट तो दोनों में सेम ही आएगा। तो यानी जो हम आंसर करेंगे कि दोनों में से कौन सा बढ़िया है, उसमें प्रॉफिट तो ले नहीं सकते, प्रॉफिट दोनों बराबर ही आने वाला है। किसका लेंगे? दिखा हुआ है कि भैया सेल कर पाना बड़ा टिपिकल है, तो इसका मतलब हम ये देखेंगे कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इस ऑप्शन में कितने की सेल करनी पड़ेगी और इस ऑप्शन में कितने की सेल करनी पड़ेगी। जहां उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए कम सेल करनी पड़े वो ठीक है। तो यानी हमें इससे पता चला कि हमें क्या करना पड़ेगा, सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और जिस केस में सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट कम आएगा, इसका मतलब क्या है, वो ऑप्शन बेस्ट हो जाए। तो इससे हमें अंदाजा लगा। सवाल नहीं कहेगा सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट निकालो, कह देता तो आसान लगता बच्चों को, इसे नहीं कहेगा। अब पहले पार्ट का आंसर आ रहा है, यहाँ आपको सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट निकालना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट। ठीक है, तो भैया इसका फॉर्मूला होता है क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो भैया फिक्स कॉस्ट है 8 लाख रुपए की, डिजायर प्रॉफिट अपने को चाहिए 4 लाख, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा फर्स्ट केस में, 8 रुपए का। यानी इतना सामान बेचने के लिए मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी, 1.5 लाख कहाँ से आ जाएगा, 1.5 लाख आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, तो 1,50,000 रुपए का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हमने गलत कर दिया है, प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट तो इसके हिसाब से निकाला जाएगा ना, एक सिली मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट से निकालो भाई, गलत हो जाएगा ऐसा तो। ये 7 लाख आएगा, तो अगर ये 7 लाख आएगा तो यहाँ 7 लाख लिखना होगा। 187। और सेकेंड केस में सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट अगर हम लोग यूनिट में कैलकुलेट करते हैं तो फिक्स कॉस्ट तो यही है, डिजायर प्रॉफिट भी यही है, और कंट्रीब्यूशन 9 रुपए का निकलेगा पर यूनिट। 1,66,667 रुपए। तो इनको क्या चूज करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 चूज करना चाहिए,
और डीलर का मार्जिन क्या करना चाहिए, 20% से बढ़ाना चाहिए। तो ये अपना रिकमेंडेशन हो जाएगा। ठीक है, कंपनी का नाम था मैन लिमिटेड। तो मैन लिमिटेड शुड इंक्रीज डीलर मार्जिन बाई कितने परसेंट। एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, तुम्हें अपनी जानकारी के लिए और बताए दे रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा फिक्स कॉस्ट तुम्हारी वही थी, कोई बदल नहीं रही है। कॉमन सेंस है कि जिसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा वो जल्दी आपको उस प्रॉफिट तक लेके जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस क्या है कि जिसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा पर यूनिट का, वही तो जल्दी अचीव कर पाएगा अपनी चीजों को। ये तो वो बात होगी कि आपको 50 सवाल लगाने हैं, अगर कोई बच्चा 10 सवाल लगाता है, कोई सवाल 12 सवाल डेली लगाता है, तो 12 वाला पहले काम खत्म करेगा, वो अच्छा चल रहा है। अगर सवाल 50 ही लगाने हैं तो सवाल में दोनों में गड़बड़ी है, इसको 70 लगाने इसको 50 लगाने, तब पर डे का हिसाब किताब देखा जाएगा। सेम चीज यहाँ पे आ रही है, क्योंकि दोनों में फिक्स कॉस्ट आपको वही लेनी थी, डिजायर प्रॉफिट वही लेना है, तो वही जीतेगा जिसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कम आएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे लिख नहीं सकते, एग्जाम में तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका बेस्ट सोल्यूशन। अब तुम सोचो कि इतना ही करने में 14 नंबर तुमको दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अपना एग्जाम में लगा लेंगे। ठीक है, नोट कर ही लिया होगा, फिर भी फोटो शेयर कर दे रहे हैं, जिससे जो बच्चे नहीं नोट कर पाए होंगे वो भी आराम से अपना नोट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटा। तो अभी तक 3 ही सवाल उसने 14-14 नंबर में थोड़े भयंकर टाइप के पूछे हैं। अगला सवाल देखो कैसे चल रहा है। एक सेंटर लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है एक प्रोडक्ट, 1.5 लाख यूनिट बनाती है, और 1.5 लाख यूनिट का अपना प्रॉफिट वगैरह दे रखा है कि अभी भी 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, सारे खर्चे बर्चे फिक्स वेरिएबल सब दे रखे हैं। आपको निकालना क्या है, इधर देखो बेटा बोर्ड पे, रिक्वायर्ड इवेल्युएट द फॉलोइंग ऑप्शंस। हर ऑप्शन इंडिपेंडेंट ट्रीट करोगे, मतलब एक दूसरे को मिक्स नहीं करोगे। हर ऑप्शन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग। ठीक है, पहला क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल इफ पैकिंग इज इम्प्रूव एट अ कॉस्ट ऑफ कितने रुपए, 1 रुपए। तो जो हम नई वाली सेल करेंगे हमें उसका 25% प्रॉफिट हो। इसमें अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला ना भी आता हो, थोड़ा सा दिमाग हो, तो भी लगा सकते हो। इस सवाल को मैं जानबूझ के बहुत ज्यादा फॉर्मूला अप्रोच से नहीं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि एक आम आदमी भी लगा पाए। बहुत ज्यादा फॉर्मूले बेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 1 रुपए की पैकिंग बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए से बढ़ जाएगी आपकी, सिंपल। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, इसकी फिक्स कॉस्ट अलग कर लेनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट अलग कर लेनी चाहिए, जिससे सवाल लगाने में आपको हो जाएगा आराम। तो देखो बेटा, 1 लाख बेच रहे हो, 3 रुपए, 3 लाख का मटेरियल लग रहा है, तो इसका मतलब मटेरियल कितने रुपए का आ गया, 3 रुपए पर यूनिट का आ गया। ये 2 रुपए का आ जाएगा, और ये 60 पैसे का आ जाएगा। और अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल निकालो तो 90 पैसा आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ डालो जरा, 6.5 रुपीज अभी की वेरिएबल कॉस्ट है, ये समझ जाओगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर 1 रुपए की पैकिंग बढ़ जाएगी 7.5 हो जाएगी, इतना समझदार हो। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है कि सेल इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस जितना प्रॉफिट आपको चाहिए। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता बताओ। सेल हमको नहीं पता है, सेल X रुपए मान लिया, यही तो निकालना है। और प्रॉफिट हमको इस सेल का 25% चाहिए, 0.25x लिखे तब भी कोई तकलीफ नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट अभी की जोड़ डालो, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। 3 लाख रुपए ये हैं और 1.5 लाख रुपए ये हैं, और एडमिन भी फिक्स दे रखे हैं, ये भी जोड़ लो बेटा। तो 6 लाख रुपए हो गए सब मिला के। तो हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई 6 लाख रुपए। अब देखो सेल को एक्स नहीं मान सकते, वरना वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, फिर या तो फिर आपको परसेंटेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूछा है आपसे अमाउंट ऑफ सेल ही, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर लो, पीवी रेशियो निकाल लो, या फिर सेल क्वांटिटी को एक्स मानो।
किसको एक्स मानो, जबकि आपने सेल किसको माना है एक्स, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे भी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस तो 15 रुपए रहेगा ना, और 15 रुपए की सेलिंग प्राइस में 7.5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट निकल के आई अब, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी, 50%। भाई इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकली है, 7.5 रुपए, तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो निकल गया 50%। तो जितनी सेल होगी उसकी 50% हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। कोई दिक्कत, इन सबको उठा के इधर पटक दो, 1x हो गया, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 0.25 के x की वैल्यू हो जाएगी 6 लाख, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 लाख रुपीस, आंसर हो गया। ठीक है, ये आ गया अपना किसका, फर्स्ट पोर्शन का आंसर हो गया। समझ गए, 7.5 कैसे निकलेगा, ओरिजिनल वाला 6.5 रुपए और 1 रुपया पैकिंग वाला। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया बेटा, कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में आ जाओ, पढ़ो भाई सेकंड पार्ट को, तभी कर पाएंगे हम। कह रहा है एक लार्जर रिटेलर से लार्ज रिटेलर से एक ऑफर आता है कि वो 30,000 यूनिट परचेज कर लेगा, सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड पैकिंग विद अ डिफरेंट ब्रांड नेम, मतलब उसके ब्रांड नेम में आपको पैकिंग करके देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी कॉस्ट कितने रुपए आएगी, 2 रुपए पर यूनिट आएगी, और इस केस के अंदर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं खर्चा होंगे, कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं खर्चा होंगे। ऑल्सो दिस इज नॉट इफ एनी वे इफेक्ट द कंपनीज एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब किसी बिजनेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसको माल बेच दे तो अपना माल कम बिकेगा, ऐसा नहीं। आइडेंटिफाई करना है ब्रेक इवन प्राइस फॉर द दिस एडिशनल ऑफर, तो हमें ब्रेक इवन प्राइस निकालना है कि ऐसा क्या प्राइस रखा जाए कि ना इस ऑफर से कोई फायदा हो, ना इस ऑफर से क्या हो, कोई लॉस हो। ठीक है, इससे क्या प्राइस रखा जाए कि ओवरऑल हम उतना ही पैसा कमाएं जितना हम कमाना चाहते थे। ठीक है, तो क्या प्राइस रखा जाए, तो जितनी हमारी कॉस्ट आएगी, भाई कॉस्ट अगर सेलिंग प्राइस के बराबर होगा तो वही ब्रेक इवन प्राइस होता है, तो कॉस्ट कॉस्ट निकालनी है, इसको सप्लाई करने में क्या कॉस्ट आएगी तो निकाल लो भाई, बहुत ही सिंपल है भैया। अगर आप देखो तो इसको सप्लाई करने में मटेरियल लगेगा 3 रुपए का, कहो हाँ, डायरेक्ट मटेरियल कितने का लगेगा, 3 रुपए का। डायरेक्ट लेबर लगेगी कितने रुपए की, 2 रुपए की। ठीक है, और प्रोडक्शन ओवरहेड लगेंगे वेरिएबल वाले कितने के, 60 पैसे की। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा नहीं, और फिक्स कॉस्ट यहाँ डाली, एडिशनल फिक्स कॉस्ट कहाँ लग रही, कोई डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेते हैं, तो इसको सप्लाई करने में कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी। हाँ एक लगेगी पैकिंग 2 रुपए की, तो यानी इसमें जो कॉस्ट आएगी वो 60 रुपए 60 पैसे आएगी, और अगर मुझे ब्रेक इवन प्राइस निकालना है तो जो कॉस्ट लगे वही प्राइस हो जाता है भाई, जब कोई प्रॉफिट चाहिए नहीं तो जो लागत आए उसी प्राइस पे बिक जाए, तो ना कोई नफा होगा ना कोई नुकसान होगा। तो यही क्या आ गया हमारा, ब्रेक इवन प्राइस आ गया, सवाल ये भी कंप्लीट हो। ठीक है, देखो समझो तो बहुत आसान आसान सवाल, बस ये है कि इस तरीके के सवाल किताब में दे नहीं रखे, एक ही कमी, इस टाइप के अगर 10 20 25 सवाल देता तो उनको लगाता, आदमी दिमाग खुल जाता, लेकिन वो नहीं दे रखे। चलो कोई बात नहीं बेटा, आगे पार्ट में देखते हैं, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट पढ़ लो। कह रहा है कि अगर मैं 3 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर दूं तो ऐसे में सेल जो हो जाएगी वो प्रेजेंट लेवल से, मतलब 1 लाख अभी बेच रहे थे, अब कितना बेचोगे, 1,20, लेकिन प्राइस तुम्हें 18 रुपए रखना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस क्या रखना पड़ेगा, मतलब एक तो यूनिट भी बढ़ जाएंगे 20,000 से, लेकिन अब 1,20 पे प्राइस तुम्हें 18 रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, पूरा 1,20 जो रहेगा वो 18 रुपए में बिकेगा। तो आपको ये एक्सपेंडिचर जस्टिफाई करना, बताना है कि एक्सपेंडिचर किए जाएं या इसमें कोई एडिशनल पैकिंग नहीं है ना कुछ बुकिंग वकिंग है। तो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक बार प्रेजेंट का निकाल लेना है कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक बार रिवाइज का निकाल लेना है।
अब चूंकि फिक्स कॉस्ट पे कोई बदलाव नहीं होगा, अगर एडवर्टीजमेंट के 3 लाख रुपए खर्चा होंगे एक्स्ट्रा, तो देखो बेटा अभी का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 रुपए है, रिवाइज कर देंगे कितने रुपए हो जाएगा, 18 रुपए हो जाएगा, कोई दिक्कत। वेरिएबल कॉस्ट पहले भी 6.5 रुपए की लग रही थी, अब भी 6.5 की ही लगेगी, क्योंकि 3 लाख एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो तो उसका फर्क फिक्स कॉस्ट पे पड़ेगा। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकल के आएगा बताना जरा। हाँ बेटा 8.5 11 इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। यहाँ आप 1 लाख बेचते थे, यहाँ कितना बेचोगे, 1.20 बेचोगे, क्या आ जाएगा, अरे चीज क्या आएगी, टोटल कंट्रीब्यूशन 8.5 लाख का, 13,80,000 का, माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट। पुराने वाले में फिक्स कॉस्ट 6 लाख की लगती, पुराने वाले में फिक्स कॉस्ट कितनी की लगती, 6 लाख की लगती, और नए वाले में 6 3 9 लाख की लगेगी। तो यहाँ कमाओगे 2,50,000, यहाँ कमाओ कितना 480, तो इसका एक्सपेंडिचर करना जस्टिफिएबल है, खर्चा करो ज्यादा कमाई हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एडवाइस क्या निकल के आ जाएगी यहाँ, एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज जस्टिफिएबल। कोई जबरदस्ती के फॉर्मूले नहीं बता रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से करा रहे हैं, ठीक है। एक आम इंसान कैसे लगाएगा, एकदम बेसिक। फिर कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 2 रुपए से कम कर दिया जाए तो ऐसे में कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी 100%, तो क्या सेलिंग प्राइस गिराना ठीक है। और 100% कैपेसिटी भी आप देखा था, अभी कितना बेच पाओगे, अच्छा कोई बात नहीं है, बताना चाहिए कुछ ना कुछ। कैपेसिटी की बात यहाँ नहीं करी है, बोलिया है, अभी तुम एक बेच रहे हो और आपकी फुल कैपेसिटी 1.5 लाख, तो एकदम इसी तरीके का फोर्थ बनेगा, जैसा अभी तीसरा बना है लगभग लगभग चौथा भी इसी तरीके का बनेगा, ठीक है। यानी आपका ये प्रेजेंट केस हो गया, और ये सेलिंग प्राइस चेंज करने के बाद नया केस बन जाएगा क्या, रिवाइज्ड केस। सेलिंग प्राइस यहाँ ओरिजिनल 15 रुपए था, रिवाइज करके कितना हो जाएगा 13 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6.5 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6.5 रुपए, माइनस करा दो बेटा 8.50 6.50। और चाहो तो इसमें ये बनाने की नीड नहीं, क्योंकि इसका तो वही 2.5 लाख रुपए आएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तीसरा और चौथा एक ही में निपटा दें, ये प्रेजेंट हो गया, यहीं पे रिवाइज में एक तीसरे का रिवाइज बना लिया और एक रिवाइज बना लिया चौथे वाले का रिवाइज ना। भाई एक बार तीसरा वाला पार्ट का सोल्यूशन देने के लिए इससे इसको कंपेयर करोगे, चौथे पार्ट का सोल्यूशन देने के लिए इससे इसको कंपेयर करोगे, तो क्यों जबरदस्ती लाइनें बनाई जाए, इसी में अपना खेला जाएगा। ये 13 रुपए हो गया, ये 6.5 रुपए हो गया, ये कितना निकलेगा 5.5, और तब यूनिट आप 1.5 लाख बेच पाओगे, 6.5 आएगा, ओके मल्टीप्लाई कर दो 975, और फिक्स कॉस्ट आपकी वही पुरानी लगेगी। तो ये तीसरे पार्ट का एडवाइस हो गया था, ये चौथे पार्ट की एडवाइस हो जाएगी, तो यानी सेलिंग प्राइस भी कम कर दिया जाए तो भी फायदेमंद है, ठीक है। तो यानी रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस इज जस्टिफाइड, खत्म। अब देखो करने के बाद कितना आसान लग रहा है, कुछ कठिन लग रहा है इसके अंदर बताओ, लेकिन जब तक आदमी ना करी सो तब तक कहेगा पता नहीं क्या सवाल आ गया, ऐसा पता नहीं। ये सवाल ऐसे ही हैं जिनको करने के बाद तुम्हें लगेगा कि ठीक है, जब तक नहीं करेगा आदमी बड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि 2-2 पन्ने में 1.5-1.5 पन्ने में सोल्यूशन दे रखा है स्कैनर।
सही तरीके से समझना भी पड़ता है उसको, तब आदमी कर पाता है। टिपिकल है ये सब चीजें, प्रैक्टिस से आती है बहुत सारा। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे हो। बाकी फोटो हमने शेयर कर दी बेटा। एक और 14 नंबर का सवाल आया था, वो भी देख लो, जून 24 में। ठीक है, ये सवाल इन दोनों सवाल से थोड़ा प्रीमियम सवाल है, थोड़ा ज्यादा अच्छा सवाल है और कठिन है उससे, हल्का सा, ज्यादा नहीं। 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम कर रहे हो और दो प्रोडक्ट आप बना के बेच रहे हो, कौन से, ए और बी। ए का ये डेटा दे रखा है, बी का ये डेटा दे रखा है। ठीक है, ये 25 रुपए के क्या है, फैक्टोरेड है, जिसमें 40% फिक्स है, बाकी वेरिएबल। इधर एडमिन सेलिंग में 60% फिक्स है, बाकी वेरिएबल है। तो फिक्स वेरिएबल अलग अलग करना आप जानते हो, अलग अलग हो जाएंगे, उसकी इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे, उसमें इतनी प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। अब यहां से गणित चालू हुई है। कह रहा भैया जो फैक्ट्री ओवरहेड लिख के बैठे हो ना यहाँ, ये मशीन आर के हिसाब से लिखा है, और मशीन आर का रेट कितना है, 10 रुपया घंटा। इससे पता चला कि इसको बनाने में इसका मतलब 2.5 घंटे लग रहे होंगे, और इसको बनाने में कितने घंटे लग रहे होंगे, 1.5 घंटे लग रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बनाने में कितने घंटे लगेगा, 2.5 घंटा। बी बनाने में कितना लगेगा, 1.5 घंटा। ये भी समझ में आ रहा होगा। इन सबकी जरूरत पड़ेगी सवाल लगाएंगे तो। ठीक है, ऑब्जर्व करके चलना है। अब अपने पास क्या हो रहा है कि हमारी वाली जो कंपनी है, इसका ये खतरनाक सा नाम है। इस खतरनाक वाली कंपनी के पास एक यूएसए से ऑफर आता है। वो कहता है कि बेटा हम ए ले लेंगे 87 रुपये 50 पैसे में। और एक अल्टरनेट है अपने पास, एक दूसरी कंपनी है यूके, वो कह रही है कि हम बी ले लेंगे 77 रुपये 50 पैसे। और इन दोनों ही केस में आपको स्पेशल पैकिंग करानी पड़ेगी 2.5 रुपए की, जो हमारी कंपनी को बॉन्ड करना पड़ेगा। कंपनी एक ही ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकती है, बैलेंस 30% कैपेसिटी को यूटिलाइज करके। ठीक है, अब आपको एडवाइस करना है कि दोनों में से कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाए, और शोइंग टोटल प्रॉफिट इन सपोर्ट टू योर ऑप्शन, इंपोर्टिंग द एक्सपोर्ट प्राइस सजेस्टेड बाय यू। तो पहले 2 सवाल हो गए इसमें छोटे छोटे। एक तो हो गया, पहले ये बताना है कि कौन सा ऑर्डर आप एक्सेप्ट करोगे, और दूसरा हो गया कि जिसको भी एक्सेप्ट करोगे उसको करने के बाद कंपनी का टोटल प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो करने के बाद क्या होगा, कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि हमारी कैपेसिटी है कितनी। अब अगर एक प्रोडक्ट होता तो कैपेसिटी आप नंबर ऑफ यूनिट पे लेके चले जाते, लेकिन यहाँ दो दो प्रोडक्ट हैं, तो हमें आर्ट्स में लेके जाना पड़ेगा। कैपेसिटी किसी चीज की आर्ट्स में व्यक्त की जाती। ठीक है, तो देखो इसको बनाने में लग रहा था 2.5 घंटा, और इसको कितना बना रहे थे आप, 3,000। तो 3,000 इंटू 2.5 करो, 7.5, और 2,000 इंटू 1.5 करो, दोनों को जोड़ लो। यानी अभी आप जो कैपेसिटी यूज कर रहे हो वो 10,500 है। 70% पे तो फुल कितनी हुई, तो फ्री कैपेसिटी कितनी हुई, 4500 घंटे। ये बातें समझ पाए। अब ये बात पहले लिखनी पड़ेगी हमको। कब का सवाल है ये, तो इसमें बनेंगे छोटे छोटे वर्किंग नोट। तो पहला वर्किंग नोट है कि हमने मशीन आवर्स निकाल लिए पर यूनिट। तो मशीन आवर्स किसके निकाल लिए, पर यूनिट के। तो एक प्रोडक्ट जो बना रहे हो एक्स, इसमें 25 रुपए का खर्चा आया था, और खर्चा 10 रुपए के हिसाब से लिखा गया था, तो ये हो गया 2.5 घंटा। वाई में खर्चा 15 रुपए का आया था, तो 10 रुपए के हिसाब से लिखा गया, तो ये हो गया 1.5 घंटा। फिर हमने निकाला कि टोटल मशीन आवर्स यूज्ड कितने हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये बना रहे थे 3,000 इंटू 2.5, ये बना रहे थे 2,000 इंटू 1.5, तो ये हुआ 7500 आवर्स, नहीं 7500 कहाँ, 10,500 आवर्स ना। ये मशीन आवर्स यूज आ गए एट 70% कैपेसिटी।
दूसरा निकाला मशीन आवर्स एट फुल कैपेसिटी, तो 10 500 70% पे है तो 100 पे कितने होंगे? 15,000। तो आपके जो आइडियल आवर्स आ गए, आइडियल आवर्स का मतलब जो आवर्स आप यूज नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्या? सरप्लस या आइडियल आवर्स। तो आपके पास 4500 घंटे हैं। इन सब की जरूरत पड़ेगी जब हम आगे के पार्ट अभी लगाएंगे, तो इसलिए हमने पहले निकाल लिया। ठीक है, कॉस्टिंग लगाने में थोड़ा चाचा चौधरी वाला दिमाग लगाना पड़ता है। चाचा चौधरी का दिमाग समझो, चौतरफा दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, तब सवाल लग पाता है। जैसे अभी तुमको नहीं पता कि हमने क्यों निकाला, आएगा ना। अभी जब आखिरी प्रॉफिट निकालना होगा तो ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे, कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करेंगे। सवाल में बताया कुछ, तो क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी ना। क्वांटिटी कैसे निकलेगी? जितने घंटे बचे होंगे उसके हिसाब से कितना बना पाएंगे, तो इसलिए बचे हुए घंटे हमने पहले निकाले। ठीक है, फिर चूंकि टोटल प्रॉफिट आपको लास्ट में निकालना है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि अभी आप क्या बेच रहे हो और एक्सपोर्ट में कितना बेचोगे। तो यानी एक्सपोर्ट में कोई एक ही एक्सेप्ट करोगे, या तो ए या तो बी। अभी चूज नहीं किया है कौन सा एक्सेप्ट होगा। और वो निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट वाले केस में कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालना पड़ेगा। किसमें? एक्सपोर्ट वाले केस में। ठीक है, और बेचना तुमको इंडिया में भी है, तो अभी का भी निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट निकालना है आगे चल के हम लोग को। तो देखो क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? तो स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन पर आर भी जरूरत पड़ेगी रैंक बनाने के लिए, उससे जो डिसीजन निकलेगा। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत ध्यान से, एक आप बना रहे हो क्या बेटा हमारा प्रोडक्ट ए, और एक बना रहे हो क्या, और इन दोनों में जो हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो दो दो बार कर लेते हैं क्योंकि टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दोनों चाहिए होंगे आखिरी में। एक है कि जो आप इंडिया में बेच रहे होगे, और एक है जब आप एक्सपोर्ट करेंगे। दोनों तो नहीं करने वाले हम लोग कि दोनों ही को एक्सपोर्ट करें, दोनों में से कोई एक एक्सपोर्ट चुनना है, लेकिन कंट्रीब्यूशन दोनों का निकालना पड़ेगा, उससे तो जजमेंट ले पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है, सेलिंग प्राइस इंडिया में 115 रुपए है और इसका 95 रुपए है, तो यहाँ 115 लिख दिया, यहाँ 95 लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल। ठीक है, और ए को अगर एक्सपोर्ट करते हो तो 87.50 और बी को एक्सपोर्ट करते हो तो 77.50। तो तकलीफ तो इसमें भी नहीं होनी चाहिए तुम्हें कोई। कोई है तकलीफ? माइनस सारी वेरिएबल कॉस्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल ए में लगता है 10 रुपए का, और बी में कितने का लगता है? 20 रुपए का। डायरेक्ट लेबर ए में लगती है 20 रुपए की, और बी में लगता है भी 20 रुपए का। चाहे यहां बनाओ चाहे एक्सपोर्ट करो वही माल लगेगा, प्राइस में फर्क है। इसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड, लेकिन हम क्योंकि यहाँ सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो अपने को वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है। तो भैया 25 रुपए का 60% सीधा निकाल लो, हमको तो वेरिएबल चाहिए ना। कितना आया? ये तो कर लोगे ना डायरेक्ट, इसमें भी अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमको। और इसी तरह 15 का 60%। ठीक है, इसी में इसके बाद एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड, ये भी अपन को लिखने हैं वेरिएबल वाले, जो कि 40% होंगे। तो 40 का 40% ए में 16 रुपए, और 25 का 40% 10 रुपए। ठीक है, 60 तो फिक्स लिखा ना, हमको तो वेरिएबल चाहिए। और इन दोनों में एक स्पेशल पैकिंग भी करानी पड़ेगी, जो वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, लेकिन एक्सपोर्ट के केस में कराना पड़ेगा। इसमें भी 2.5 रुपए खर्चा होंगे, इसमें भी 2.5 रुपए खर्चा होंगे। तो इससे निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
कितना? 176 माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस कितना? 54, ये आ गया 50, 24, 36, कितना? 16। अब बहुत ही ध्यान से, ये तो हमने प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इसलिए बना लिया है। अब यहां से जजमेंट आएंगे, ठीक है। अब हम पहले इवेलुएट कर रहे हैं कि कौन सा एक्सपोर्ट ऑर्डर हम एक्सेप्ट करें, तो इसको बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक है ए का, एक है बी का। इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कमाओगे 24 रुपए, इसमें कमाओगे 16 रुपए ना। लेकिन अपने पास लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मशीन के आवर्स। तो इसमें लगता है 2.5 घंटा, इसमें लगता है 1.5 घंटा। तो इससे निकलेगा कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना? 9.6, 10.6। तो इसका मतलब है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बी वाला एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो हमारी कंपनी का नाम है एरिस्टोक्रेट लिमिटेड, शुड एक्सेप्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम यूके। क्योंकि ये कहां से आया था? यूके से आया। कहां से आया था? इससे समझ में आया कि यूके वाला ऑर्डर हम एक्सेप्ट करेंगे। कोई दिक्कत? तो पहले सवाल में यही पूछा था कि कौन सा ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे, तो पता चल गया यूके वाला एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है बेटा। हमें क्या करना है? प्रॉफिट भी निकालना है। एक काम और समझ लो पहले, तो निकाल ही लेंगे हम लोग। अब प्रॉफिट निकालना है तो देखो इधर, ए केवल हम इंडिया में बेचेंगे, बी हम इंडिया में भी बेचेंगे, और बी को हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इसको तो अभी इंडिया में आप कितना बेच रहे थे बताइए? 3,000। बी को कितना बेच रहे थे? एक्सपोर्ट कितना क्वांटिटी करोगे वो नहीं पता है, वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां क्या निकाला है? नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी कैन बी एक्सपोर्ट। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास आइडियल आवर्स कितने बचे थे, इसीलिए निकाला था शुरुआत में। कितने आइडियल आवर्स बचे थे? 4500। और बना रहे हो बी, तो हमें देखना पड़ेगा मशीन आवर्स कितना लगेगा पर यूनिट बी बनाने में। तो अब समझ में आया होगा वो 4500 हमने क्यों निकाला था, ठीक है। ऐसे समझ में आता है। तो 3,000 यूनिट हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इनको मल्टीप्लाई को यूनिट है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इसी के लिए ये दोनों बना लिए थे हमने पहले ही, वरना इसके लिए तो केवल इसकी जरूरत थी ना। तो आपने लगता है यही काहे नहीं बनाई, ये फलतीम काहे बनाई? क्योंकि प्रॉफिट निकालना है। तो ए को अगर एक्सपोर्ट कर मतलब इंडिया में बेचते हैं तो 54 रुपए का प्रॉफिट होगा, बी को इंडिया में बेचते हैं तो 36 रुपए का प्रॉफिट होगा, और बी को एक्सपोर्ट करते हैं तो पर यूनिट कितने का प्रॉफिट होगा? 16 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। मल्टीप्लाई करो, आएगा टीसी यानी कि टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 1,62,000। हाँ, 72,000। इन तीनों का टोटल भी कर दो। कंट्रीब्यूशन का करना है, बाकी सबका नहीं करना होता है। 2,82,000।
और प्रॉफिट निकालना तो यहाँ से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा। इसलिए हम लोग को टोटल फिक्स कॉस्ट का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी रही। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कॉस्टिंग पढ़ाते पढ़ाते बताया है आपको कि फिक्स कॉस्ट हमेशा प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट की सहायता से निकाला जाता है। किसके साथ निकाला जाता है। प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट की सहायता से निकाला जाता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो निकल जाएगा। ये है ए, ये है बी। एक तो फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स थे, ठीक है। आई थिंक 10 रुपए था ए में ना, और बी में 6 रुपए था। दिखा 25 का 40, तो इसमें 10 रुपए फिक्स है, इसमें 6 रुपए फिक्स है। और एडमिन और सेलिंग में फिक्स है 40 का 60 यानी कि 24, और 15 का 60 यानी कि 25 का 60 कितना 15। 25 का 60% है ना। तो यानी हमारे ये आ गए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसमें एक यूनिट में 34 रुपए खर्चा हो रहा है फिक्स में, और इसमें कितना खर्चा हो रहा है। हमेशा इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट यूनिट से, नंबर ऑफ प्रेजेंट यूनिट से। और प्रेजेंट इसके बना रहे थे 3000, इसके बना रहे थे 2000। 1,02,000, इन दोनों को जोड़ दो तो कंपनी की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1,44,000 रुपए मात्र। यहाँ 1,44,000 माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना 1,38। ठीक है, तुम्हें दिखाते हैं एक भयंकर वाला जादू। अब इंस्टीट्यूट वालों ने और स्कैनर वालों ने इतना आंसर दिया है, कहाँ इतना बच्चा तेज है कि समझ पाए ये सब। समझ रहे हो, खाली यही आंसर दिया इंस्टीट्यूट ने। इतना कलाकार कहाँ है। जैसे हमने आंसर दिया था ये इसे इतना लिख के, अगर इतना आंसर देता तो शायद, नहीं ज्यादा तो 10 में से 2 बच्चे तो दिमाग लगा ही लेते इतना पढ़ पढ़ के। तो इसलिए जो बुक होती हैं या जो नोट्स होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी मैटर करती है कि आपको उससे कितना समझ में आ सकता है। तो नोट्स बहुत ही काम की चीज होते हैं समझदार बच्चे के। तो जो बच्चा वैसे ही वीकर है उसको ये भी दे दोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमने क्या कहा कि इसको पढ़ के 10 में से 2 बच्चे समझ सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूट ने दिया था उसको 100 में से 2 भी नहीं समझ सकते। खाली जो इसने दे दिया था 100 बच्चों को दिया जाए तो कहीं दुई जाके बच्चा दिमाग लगा के हो सकता है इसको समझ पाए। तो इसको अगर 10 बच्चों को दिया जाएगा तो 10 में से 2 बच्चे समझ जाएंगे आराम से कम कहो 3 समझ जाए कहो 4 समझ जाए। ये फर्क होता है। अब स्कैनर वाले मतलब लगभग लगभग हमको 7-8 साल से अप्रोच कर रहे हैं, 3-4 बार तो मिलने आ चुके हैं इलाहाबाद से कि सर हमारी जो स्कैनर है इसका प्रेजेंटेशन अच्छा करा दीजिए, बस तो इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने अनुसार करवा दीजिए, आप कॉपी पे लिख के दे दीजिए मैं वो करवा दूंगा, टाइप वाइप मेरी जिम्मेदारी है। हमने कहा ये सब हो नहीं पाएगा। हमने कहा अगर मुझे सारा स्कैनर रिवाइज ही करना होगा और अपने प्रेजेंटेशन की भाषा में डालना ही होगा तो हम खुद का स्कैनर नहीं निकाल देंगे भाई, इसको पूरा रिवाइज करना होगा तो अपने मटेरियल में डाल देंगे हम। तो हमने कहा जब कभी भी हमें करना होगा तो अपने नोट्स में ही इसको रिवाइज करके नए फॉर्मेट के हिसाब से कर देंगे जैसे क्लास में कराते हैं। कभी ऐसे प्रिंटेड फॉर्म में देने का मूड हुआ तो हमने कहा क्लास में सही तरीके से कराते हैं, बच्चे अपना एंजॉय करते हैं आराम से, क्या दिक्कत। तो
क्योंकि समझ में 10 में से 2 बच्चा कर लेगा, इसको अगर दे दिया जाए तो 10 में 2 बच्चा समझ जाएगा, लेकिन अगर वो लगा के घर में नहीं गया 2-3 बार तो वो 10 में से 2 भी एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे। तो खाली लिख के देने से अगर काम हो जाता तो कितना अच्छा रहता। जहां 200 पन्ने की किताब दे रहे हैं वो हम 400 पन्ने की दे देते सब आंसर वांसर लिख के। भाई 200 में तो आंसर थे तुम लोग में ना, कितनी कॉस्ट की तुम्हारी बुक थी, 232-33 पेज की थी। थोड़ा और अगर इसका भी हमने कंटेंट डाल दे तो बहुत ज्यादा कितने की हो जाएगी, 400 की हो जाएगी। उसी में क्वेश्चन उसी में आंसर, लेकिन उससे इतना मजा नहीं आएगा जब तक आदमी प्रैक्टिस ना करे। लेकिन आगे के सिनेरियो में सब हमें प्रिंटेड फॉर्म में सब देना ही पड़ेगा। क्लास में वैसे भी नोट नहीं कर पाता है, फोटो भेजते हैं घर में, बस समझ लो। ऐसे क्या होगा कि आंसर में प्रिंटेड रहेगा, घर में लगाएगा रफ कॉपी में, तो उसको एक बार लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चे को लगेगा हम रिवाइज कर रहे हैं, और ऐसे जब कॉपी में लिखता है तो उसको लगता है कि हम काम पूरा कर रहे हैं। दो बात तो फर्क है। जब इसी चीज को घर में वो लिखता है तो क्या करता है कि हम काम पूरा कर रहे हैं, ये नहीं कहता कि हम रिवाइज कर रहे हैं। जबकि भाई काम पूरा करते करते समय में एक बार सवाल पढ़ रहा है, इसको देख भी रहा है, लगा भी रहा है, रिवीजन हो रहा है उसका, लेकिन वो कहता नहीं उसको रिवीजन, उसको क्या कहता है, हम काम पूरा करते हैं। तो काम नहीं पूरा करना पड़ेगा उसको, सीधा क्या करना रहेगा, रिवाइज करना। मेंटेलिटी का फर्क है बस, और कुछ नहीं। चीज वही है, मॉडर्नाइजेशन का फर्क है। ठीक है, जैसे आज ही क्लास में बच्चों को बताया था, फाइनल वाले बच्चों को, एक होता है कि हमने क्या लिख दिया, 1% लिख दिया, बड़ा छोटा लग रहा। इसी को मॉडर्न जमाने में कहा जाता है 100 बेसिस पॉइंट। क्या कहते हैं, चीज वही है, फर्क कर दिया, समझ रहे हो। आधा % बोले क्या, आधा % में क्या होता है, लेकिन आदमी क्या क्या 50 बेसिस पॉइंट। चीज वही है, बस नाम में फर्क आ गया है, कहने के तरीके में फर्क हो गया है। ये मॉडर्न लैंग्वेज हो गई, ये बोलने में लोगों को अच्छा लगता है। ये हम बोलना हो मान लो 0.1%, कितना खराब लगेगा, क्या देगा आदमी, क्या 10 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है, बढ़ रहा। हाउ कूल, समझ लो। तो इसमें कितना कूल लगता है आदमी, उसमें कितना लगता है कि कितना कम हो रहा है, क्या ही हो जाएगा 0.1% में, ऐसे होता है। हाँ बेटा, एक्सपोर्ट ऑर्डर का एवेल्यूएशन यहाँ पे लग रहा है टॉपिक आपका की फैक्टर वाला, जो पढ़ा था आपने कंस्ट्रेंट वाला, कि जो चीजें रुकावटें होती हैं पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन उस पे निकालते हैं, उस पे हम लोग प्रायोरिटी सेट करते थे, अगर याद हो। तो जो क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा था उसमें एक बार कह रहा था की फैक्टर आपका मटेरियल रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी के हिसाब से निकाल के सवाल लगाते थे। जब लेबर की फैक्टर होता है तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालते हैं। यहाँ पे की फैक्टर क्या है, मशीन आर। वही तो आपके पास लिमिटेड है, मतलब दोनों ना एक्सेप्ट कर लेते अगर इतना घंटे होते अपने पास तो लिमिटिंग आवर्स मशीन है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। और जिसका कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर ज्यादा निकलेगा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको हम चूज करेंगे। ठीक है, तो इसका ज्यादा निकला था तो इसकी रैंक 1 बन जाएगी, इसकी रैंक 2 बन जाएगी। तो हम पहले किसको चूज करेंगे, बी को। और सवाल में खुद ही मना किया था उसने कि एक से ज्यादा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, समझ लो। क्योंकि देखो इन दोनों में ही इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आदमी इंडिया तो नहीं छोड़ देगा। 54-36 बच रहे हैं, तो इसलिए इंडिया वाले को कंपनसेट नहीं कर रहा। इसीलिए उसने बोला था कि जो सरप्लस कैपेसिटी बचेगी उसमें से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। जो आपकी क्या बनेगी, सरप्लस कैपेसिटी, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर उसी से सेलेक्ट करना है। तो कॉपी में आज ही जाके तीनों सवाल अपना लगा लेना इस तरीके से, ठीक है। इससे क्या होगा कि रिवीजन जब दोबारा कभी करोगे, इन सवालों को देखना होगा तो सारा आंसर उठा के देख लोगे, तो आपका 50-60% समय रिड्यूस हो जाएगा दोबारा लगाने में। लेकिन अभी आज जाके नोट नहीं करेगा कोई, फिर इतने ही दर्द होंगी, इतनी तकलीफ होंगी, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि इतना परेशान हो आप, इसलिए सब नोट कर लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। एक और सवाल है, दिसंबर 23 में आया हुआ है, ठीक है। एक और सवाल है दिसंबर 23 में, ये भी की फैक्टर का सवाल है, और दिसंबर 23 से ही इन्होंने 14 नंबर के सवाल शुरू कर रहे हैं, किसमें, मार्जिनल कॉस्टिंग में दिए। इसके पहले 7-7 नंबर के सवाल दिया करते थे, ठीक है। इसके पहले 7-7 नंबर के 2 सवाल देते थे, अब 14 नंबर का एक बनाना चालू कर दिया है। कभी बोर्ड इनका सरका तो फिर से 7-7 नंबर के 2 सवालों में वापस आ गए, ठीक है भाई, कुछ भी कर सकते हैं।
इंस्टीट्यूट बिल्कुल मतलब स्त्री होता जा रहा, कुछ भी कर सकता नहीं। एक मूवी में कहता था ना ये किसी में। तो न्यू विस्तास लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाती है, दैट इज एक्स वाई और जेड। सर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए बेटा, पीडीएफ डाल दिए, क्वेश्चन भी डाल दिया है टेलीग्राम पे और आंसर भी डाल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन भी डाल दिया है और आंसर भी डाल दिया है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन की पीडीएफ बना के डाल दी है, आंसर हमने फोटो के फॉर्म में डाल दिया। चलो वापस आ जाते हैं। तो भैया 3 प्रोडक्ट बना रहे थे, कौन कौन से? एक्स वाई जेड, बड़ा मस्त काम चल रहा था, सारी बातें दे रखी हैं आपको। इतने की एक्सपेक्टेड डिमांड, इतना बेच नहीं रहे थे, इतने की डिमांड है, ये सेलिंग प्राइस है, इतना मटेरियल लगेगा। अब देखो यहाँ मटेरियल का दाम दे रखा है और मटेरियल कितने रुपए किलो आता है वो भी दे रखा है। तो पैसे से क्वांटिटी को डिवाइड कर दोगे, पैसे से रेट को डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कितने किलो सामान लग रहा है। जैसे यहीं 40 लिखा होता तो गप्पा से बता देते 2 किलो लग रहा। अब यहाँ 12 लिखा है तो 12 डिवाइड बाई 20 करोगे, उसका मतलब कितना लग रहा है? 0.6 kg। 8 डिवाइड बाई 20 करोगे कितना लग रहा है? 0.4 kg। 4 डिवाइड बाई 20 करोगे कितना लग रहा है? 0.2 kg। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यही चीज लेबरवा में, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है कि 6 रुपए का पर यूनिट कॉस्ट आ रही है आपकी, और लगता 30 रुपए घंटे के हिसाब से। तो 6 डिवाइड बाई 30 करोगे तो आवर्स पता चलेंगे, कितना? 0.2 आवर्स। इसमें भी आएगा 0.2 आवर्स और इसमें आएगा 0.1 आवर्स। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, समझा दिया है। पहले इसका नोट तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने समझने के लिए, वरना यही समझ में आए कि 0.6 kg कहाँ से आ गया, ऐसा समझ लिखना पड़ेगा। वेरिएबल वर्ड दे रखे हैं और फिक्स वर्ड दे रखे हैं पर यूनिट के। तो भैया अब यहाँ क्या बताया है? कंपनीज फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल क्या है? स्केयर में है। एंड हाई लेबर टर्नओवर, मतलब लेबर भी ज्यादा बार बार भाग रहे हैं, यानी खतरा लेबर का भी है। तो दो अलग अलग सिचुएशन बता दी कि एक बार मटेरियल 24,000 किलो हो तो तुम क्या करोगे, कितना बनाओगे, और एक बार अगर लेबर के घंटे क्या हो, 10,000 हो, तो आपको बताना है दोनों सिचुएशन में कि अगर इतना इतना अवेलेबल होता तो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही होती। तो अगर ये चीज होगी लिमिटिंग फैक्टर तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर केजी। और अगर ये लिमिटिंग फैक्टर होगा तो क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। तो वो निकालना है पहले, और निकाल लेते हैं। तो ये है बेटा दिसंबर 23 का सवाल, ठीक है। ये है दिसंबर 23 का सवाल और है अपने पास कितने प्रोडक्ट? एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस 40, 32, 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब इतना तो तुम कर ही लोगे डायरेक्ट, 6 4 12 10 22 ना, 8 से 14 2 16 और 4 3 7 2, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना आया? 18, 16 और 11। इससे निकाल सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर केजी। 18 रुपए कंट्रीब्यूशन आया, 16 रुपए का आया, 11 रुपए का आया, और केजी 0.6, 0.4, 0.2, 0.6 kg, 0.4 kg और 0.20 kg। कितना? 23, 40, क्या 55। और इसके हिसाब से इसकी रैंकिंग सेट कर सकते हैं। ये हो गया है फर्स्ट, ये हो गया है सेकंड, ये हो गया है। फिर निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर आर। 18 रुपए, 16 रुपए, 11 रुपए। आर आर आर, यहाँ लग रहे थे 0.2 आवर्स, यहाँ लग रहे थे 0.2 आवर्स और यहाँ लग रहे थे 0.1 आवर्स। 90, 80 और 100।
और इसके हिसाब से रैंकिंग कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, हमारी याददाश्त थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मुझे अगर मैंने एक बार जैसे सवाल में पढ़ लिया, ये कर लिया, तो मुझे याद रहेगा पूरे सवाल में ये। अब मुझे ये दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखो अभी ये डायरेक्ट लिखा था, नहीं पलटा मरला था हमने, नहीं, जैसे हमने निकाला था उसमें याद हो गया था मुझे कि .2 आया था, .2 आया था, .1 आया। तो इस चीज़ का एडवांटेज मिलता है, बार बार नहीं देखना पड़ता है, समय क्या लगता है, कम लगता है। तो हर चीज़ के अपने फायदे हैं, इसलिए तुम लोग ने सुना भी होगा, ठीक है, घर में परिवार में सब लोग कहते भी हैं कि भगवान अगर किसी को कुछ चीज़ें कम देता है तो कुछ चीज़ें क्या करता है, कंपनसेशन में ज़्यादा देता है। तो वही आई थिंक हमारे साथ भी हुआ होगा, कुछ चीज़ें कम देता है, मान लो पैर में दिक्कत दे दी तो कुछ और ज़्यादा दे दिया, तो बैलेंस होके काम चल जाता है लाइफ में, ऐसा होता है। तो पहले लोग कहते थे, फिर हमने क्या देखा कि भाई ये वास्तविकता में होता है, किसी चीज़ की कोई कमी रहती है। और एक और चीज़ होती है, कभी भी लाइफ में आपको सारे सुख इकट्ठा नहीं मिले। अभी यश से एक दिन बातचीत हो रही थी, जैसे यश के देखो तो बीच बीच में तबीयत बहुत खराब होती है, कभी पैर में चोट लगाए पड़े होते हैं, कभी हाथ फोड़े पड़े होते हैं, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी और दर्द हो रही है। तो ये मतलब हेल्थ से परेशान रहता है थोड़ा। तो एक दिन कह रहा था सर कि कभी ये पंगा फंसा रहता है, कभी वो चीज़ें फंसी रहती हैं, कभी पैसे कौड़े में दिक्कत हो रही, कभी कहाँ दिक्कत हो रही, मतलब कुछ ना कुछ बना रहता है। हमने एक दिन समझाया, अपने का हमेशा ध्यान रखो पूरे लाइफ में, चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे कोई एक्सवाइज, चाहे तुम लोग भी हो, कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में सारे सुख एक साथ नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, इसलिए पुराने लोग कहते हैं कि जब पैसा नहीं था तो शौक थे, अब पैसा आ गया है तो शौक खत्म हो गए। समझ रहे हो? तो अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं तो ये लेने का मन कर रहा, वो लेने का मन कर रहा, एक दिन होगा पैसा आएगा तो लेने का मन नहीं करेगा तुम्हारा। समझ रहे हो? लेने का मन कर रहा होगा तो यूज करने का मन नहीं करेगा, खड़ी रहेगी कार। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है कि सारे सुख, पैसे कौड़े में आदमी मजबूत है ना, और हेल्थ सही है, तो कहो पारिवारिक कोई इशू हो जाए, कि लड़ाई झगड़ा हो रहा घर परिवार में, बताओ भाई भाई लड़े जा रहे हैं, समझ रहे? नहीं लड़ रहे हैं, पता लगा वाइफ आ गई उल्टी सीधी, घर में लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ रहे हैं, वो भी मान लो ठीक है, बच्चे बीमार हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे नालायकी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इतनी चीज लगी रहेगी, और इतनी चीज लगे रहना फायदेमंद होता है, तभी आदमी उसको मिट आउट करने के लिए इफर्ट करता है। अगर सारे सुख मिल जाएंगे तो घर से कौन बाहर निकलेगा बताओ? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आदमी क्या सारे सुख एंजॉय करते हैं आराम से? क्या जरूरत है मुझे काम धंधा करने की, घर से बाहर निकलने की? किसी को समझ में ना करे फिर तो इंसान रावण जैसा ईगो आ जाएगा। टेक्निकली समझो तो कि अगर सारे सुख एक साथ मिल गए तो फिर कहाँ ही कुछ बचेगा आदमी के लिए। तो इसीलिए गॉड हमेशा सारे सुख एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी को नहीं देता। तो कुछ ना कुछ अड़चने लगी रहेंगी, जैसे भी आप पढ़ रहे हो तो लगता है कि यार पढ़ाई करनी पड़ रही है, एग्जाम देना पड़ेगा, कितना कठिन काम। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम चालू होते हैं, उनमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये मुसीबत आ गई, इससे ऐसे बाहर निकले, ये दिक्कत आ गई, इसको कैसे मीट आउट करें। तो एग्जाम तो हमेशा लाइफ लेती रहेगी, बस अभी ICMI एग्जाम ले रहा है, फिर लाइफ लेना शुरू करेगी। ऐसे होता है, सिस्टम चलता रहता है भाई, क्या कर सकते हो। चलो वापस आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ आप लोगों ने क्या कर ली बेटा, रैंक सेट कर ली बड़ी मस्त सी। अब आगे चलते हैं हम लोग। रैंक सेट करने के बाद अपने पास क्या होगा, दो ए वाले केस में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ए केस का आंसर आएगा, तो अपने पास अवेलेबल रॉ मटेरियल कितने का है, 24,200 kg का। और आपकी रैंक बता रही है कि सबसे पहले आप किसको बनाओगे, जेड को बनाओगे। और जेड की जो मैक्सिमम डिमांड हो सकती है वो 40,000 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 40,000 हो सकती है। तो हमने लिखा आर्स यूज इन 40,000 जेड, यानी 40,000 जेड बनाने में
कितने घंटे चले जाएंगे। जेड बनाओगे 40,000, और एक जेड बनाने में घंटे लिख दिया हमने यहाँ गलती से, रॉ मटेरियल यूज्ड। तो लग रहा है 0.2 kg का मटेरियल कितना यूज हो जाएगा बेटा बताना। 8,000। तो 8,000 kg तो इसको बनाने में लग गया। फिर सेकंड नंबर पे आपका वाई है, तो रॉ मटेरियल यूज इन वाई कितना बना सकते हो, 24,000। और एक वाई बनाने में 0.4 का मटेरियल लगता है, 96 का मतलब नहीं। अब देखो माइनस को कितना बच रहा है, तो अभी भी बच गया कितने का, 6600 kg का। और आपके पास चॉइस में क्या बचा है, एक्स। कितना प्रोडक्शन ऑफ एक्स करोगे, 6600 किलो सामान बचा है, और एक एक्स बनाने में 0.6 kg लगता है। ठीक है कितना, तो बन पाएंगे 11,000 एक्स। तो अगर पहला ये ऑप्शन हुआ तो हम इतना 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 बना पाएंगे। अब ऐसे में कंपनी का क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। सवाल की एक खराबी है कि आप प्रेजेंट में कितना बेच रहे हो वो नहीं दे रखा है। सवाल की क्या है, एक खराबी है कि प्रेजेंट में आप कितना सोल्ड कर रहे हो वो नहीं दे रखा है। और आपको पता है चूंकि कि फिक्स कॉस्ट हमेशा किससे निकालते हैं, प्रेजेंट से निकालते हैं। तो यहाँ ये माना जाएगा कि जो डिमांड है यही प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी है। ठीक है, यही क्या है, यानी हम ये मानेंगे कि जो फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा वो फुल डिमांड पे कर रखा है। इसी असम्पशन के साथ आप जा सकते हो और कोई तरीका आपके पास बचा नहीं। अगर प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट दे रखे होते तो मल्टीप्लाई हम किससे करते, उससे करते। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो देखो बेटा, आप बेच रहे हो 3 प्रोडक्ट, कौन कौन से, ए बी सी। चलो इधर लंबा लंबा लिख लेते हैं, ए बी सी। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ए बी सी नहीं, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई और जेड। एक्स बेच रहे हो 11,000, वाई बेचोगे 24,000, और जेड कितना बना रहे थे, 40,000। इनटू मल्टीप्लाई कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, पर यूनिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि कितना था, 18, 16 और 11। मल्टीप्लाई करते टोटल करके बताओ जरा कितना आया है। इनको मल्टीप्लाई करना है और इसका सम करके बताना है। ये हो रहा है 1,98,000, ये हो रहा है शायद 3,84,000, ये हो रहा है शायद 4,40,000। इन तीनों का ग्रैंड टोटल 10/22 माइनस करोगे टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट अभी बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट से निकालोगे। देखो एक्स बेच रहे थे आप, मतलब प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से निकालोगे जो नहीं दे रखे हैं, तो इसी से आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो 20,000 इंटू 10, 24,000 इंटू 8, 40,000 इंटू 4, और ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट कितना। ये सवाल का एक पोर्शन हो गया, यहां से एक पार्ट निकल के इस तरीके से आ गया। जैसा हमने कहा था कि सवाल हमें ही कराने पड़ेंगे तभी आप कर पाओगे, तो इसलिए आप सवाल करा रहे हैं और तुम कर पा रहे हैं। अब सवाल का बी पार्ट देखो बेटा, सवाल के बी पार्ट में हमें लेबर के एंगल से चलना है। किसके एंगल से चलना है, लेबर के एंगल से चलना है। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, कितने घंटे अवेलेबल थे, 10,000 आवर्स।
और आपको पता है बेटा कि रैंकिंग के हिसाब से जेड सबसे पहले नंबर में। तो हम देखेंगे कि हमें 10,000 जेड बनाने में, मतलब सारे जेड बनाने में कितने आर्स खर्चा होंगे। 40,000 जेड बेच सकते हो, और एक में आर्स कितने का लग रहा है जेड में, 0.10 का। तो ये हो गए 4,000 आर्स। दूसरे नंबर में एक्स आया है, तो फिर लिखेंगे आर्स यूज, और एक्स आप बेच सकते हो कितने, मैक्सिमम 20,000। तो 20,000 एक्स बनाने में कितने आर्स लगेंगे, 0.20 आवर्स। यानी यहाँ हो गया कितना, तो बैलेंस जो आवर्स आपके पास बचेंगे वो बचेंगे 2,000। और इस 2,000 से आप बनाओगे क्या, और वाई बनाने में भी 0.2 आवर्स लगते हैं। कितना बन पाएगा, 10,000 वाई बन पाएगा। तो बस यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर दो, वैल्यूएशन बदल जाएगी, ये टोटल बदल जाएगा, ये प्रॉफिट बदल जाएगा, सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो एक्स बनाओगे बेटा आप 20,000, जेड बनाओगे 40,000, और वाई बनाओगे 10,000। अब इनको कर दो बेटा मल्टीप्लाई। ऐसा करते हैं तो यहाँ 3,60,000 आ रहा है, 1,60,000 आ रहा है, और 440 आ रहा है। इनका ग्रैंड टोटल शायद 9,60,000 आ रहा है, और माइनस करने में 4,08,000 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया सवाल का क्या, तीसरा पोर्शन, यानी सी पोर्शन। अच्छा बी पोर्शन ही ना ये अपना बी पोर्शन। समझ गए, ये की फैक्टर के ही सवाल को कंस्ट्रेंट फैक्टर या की फैक्टर कहा जाता है। तो जो 14-14 नंबर के सवाल अभी तक एग्जाम में आपके बन रहे थे, उनको हमने करा दिया है, जिससे कोई दिक्कत एग्जाम में ना आए। ठीक है, चलो यहाँ तक करो आज के लिए, बाकी मिलते हैं कल और आगे पढ़ाई करते हैं।